नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। हमारे आज के इस सेशन में हम राजनीति विज्ञान का अध्याय 3 जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। इस अध्याय के अंदर हम मेनली लोकतंत्र और उसके अंदर विविधता यानी कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी विविधताएं हो सकती हैं, यानी कि जातीय आधार पर, लिंग आधार पर, नस्ल आधार पर या रंग के आधार पर कैसे कैसे भेदभाव हो सकते हैं, उनके क्या नतीजे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हमारा अध्याय, आज का जो अध्याय है वो शुरू करते हैं। अध्याय है लोकतंत्र और विविधता। सबसे पहले अगर बात करूं बच्चों में समाज में विविधता की, विविधता किस किस आकार पे, किस किस तौर पे हो सकती है, तो बच्चों ये भाषा के आधार पे हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पे हो सकती है, रंग के आधार पे हो सकती है, नस्ल के आधार पे हो सकती है और समृद्धि के आधार पर हो सकती है। तो आइए देखते हैं यहाँ अपने किसी भी समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक तबके यानी जैसे कि मैंने कहा समृद्धि के हिसाब से, धार्मिक समुदायों, विभिन्न भाषाई समूहों, विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के लोग रहते हैं। यानी कि एक तो होता है बच्चों एक समरूप समाज। समरूप समाज में तो सभी एक ही जाति के या एक ही नस्ल के या एक ही धर्म के लोग होते हैं, वो होता है समरूप जो समाज होता है। और जो असमरूप समाज होता है उसके अंदर विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, ये भारत के नक्शे के अंदर आपको विभिन्न प्रकार की जातियों के, विभिन्न प्रकार की लोगों के बारे में आपको एक छायाचित्र के रूप में दर्शाया गया है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के रूप में दिखाया गया है। भारत देश विविधताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। इस देश में दुनिया के लगभग सभी मुख्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लगभग हर एक प्रकार के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं बच्चों। भारत के अंदर लगभग 1500 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 114 पूरी भाषा या भाषाओं के समूह बने हुए हैं। अलग अलग खान पान है, अलग अलग पोशाक और तरह तरह की संस्कृतियां दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा बच्चों, भारत में जब आप लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के बाद ही जाते हो तो वहां पर पहनावा भी बदल जाता है, संस्कृति भी बदल जाती है, भाषाएं भी बदल जाती है। यानी कि हर एक 100 किलोमीटर के बाद में कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाता है। सामाजिक विभाजन, अब मैं बात करता हूं बच्चों सामाजिक विभाजन क्या होता है। तो इसमें जो विभाजन क्षेत्र जाति, रंग, नस्ल, लिंग आदि के भेद पर किया जाए उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। शुरू में मैंने आपको विभाजन के प्रकार बताए कि कितने प्रकार का कैसा कैसा विभाजन हो सकता है। तो जब किसी सामाजिक समूह के साथ कोई घोर अन्याय किया जाता है तो यह सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। जैसे अमेरिका में दोनों श्वेत और अश्वेत जातियों के लोग अमेरिका के नागरिकों के रूप में रहते हैं, परंतु यदि अश्वेत अमेरिकनों से नस्लवाद के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाता है। बच्चों हुआ क्या, लगभग 18वीं जो शताब्दी थी या 19वीं शताब्दी थी, 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका के अंदर काम करने के लिए अफ्रीका से गुलामों को लाया गया। बाद में वो गुलाम वहीं बस गए और बाद में उनके जो बच्चे हुए धीरे धीरे वो अमेरिका के ही नागरिक हुए। पर आज भी उनके साथ रंग के आधार पे, एक नस्ल के आधार पे भेदभाव किया जाता है। दोनों ही अमेरिकन नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हैं, पर फिर भी एक नस्ल भेद की नीति वहां अपनाई जा रही है, जिसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। सामाजिक अंतर होना तो स्वाभाविक ही है, परंतु यदि उनके साथ और तत्व जुट जाते हैं तो उन्हें सामाजिक विभाजन का रूप लेते देर नहीं लगती। यानी कि अगर उनके साथ न्याय होता है तो फिर वो एक समूह के रूप में, एक जाति के रूप में उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968, बच्चों यह उस समय का सबसे बड़ा नस्ल भेद के ऊपर आंदोलन था। ये एक हिंसक आंदोलन था बच्चों, जिसके अंदर नागरिकता के लिए आंदोलन लड़ा गया था। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिनका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकन लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ली भेदभाव को
मिटाना था। एफ्रो अमेरिकन मतलब बच्चों वे लोग जो अफ्रीका से गुलाम के रूप में अमेरिका लाए गए थे, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एफ्रो अमेरिकन। एफ्रो अमेरिकन यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, यह शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाया गया था। एफ्रो अमेरिकन काले अमेरिकी या काले अफ्रीकियों के वंशज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां से गुलाम के रूप में लाया गया और बाद में वो यहाँ के नागरिक बनकर ही रह गए। ऐश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975 यह आंदोलन काले अमेरिकी या एस्ट्रो अमेरिकन लोगों या अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने शुरू किया गया था। यह अमेरिका के नस्ल भेद को मिटाने के लिए शुरू हुआ था और इस आंदोलन में ऐश्वेत लोग नस्लवाद को अमेरिका से मिटाने में हिंसा के प्रयोग से भी नहीं हिचकिचाए थे। यानी कि एक हिंसक आंदोलन हुआ था बच्चों इस समय सिर्फ इस नस्ल भेद को मिटाने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि वो भी अमेरिका के ही नागरिक हैं, तो फिर उनके साथ ये किस आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जो ये सामाजिक भेदभाव था तो कहीं ना कहीं उसे मिटाने का प्रयास किया गया था। अब बच्चों बात आती है समरूप समाज की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, समरूप का मतलब एक ऐसा समाज जिसके अंदर किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना हो। समरूप समाज का अर्थ है एक ऐसा समाज जहां पर सांप्रदायिकता यानी कि जो धर्म है उसके बाद उसके आधार पे जातिवादिता या नस्ल भेद आदि की जड़ें ज्यादा गहरी ना हो, तो ऐसे समाज को क्या कहेंगे? समरूप समाज। यानी कि उनके अंदर कोई भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव न हो। दो अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ी जो नस्लवाद की नीति के विरुद्ध 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उनके नाम थे टॉमी स्मिथ। बच्चों इन्होंने ओलंपिक के अंदर अपना विरोध प्रकट किया था। और जॉन कार्लोस, ये जो वो नाम है जो मैक्सिको 1968 में मैक्सिको में होने वाले ओलंपिक में अपने विरोध स्वरूप खड़े हुए थे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर नॉर्मल ने भी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया था। यानी कि इस नस्लवाद को मिटाने के लिए एक ओलंपिक के स्तर के ऊपर ओलंपिक जैसे गेम के अंदर भी विरोध प्रकट किया गया था। सामाजिक विभाजन और राजनीति। अब मैं बात करूंगा सामाजिक विभाजन और उसके ऊपर होने वाली राजनीति की। आपने जीव विज्ञान की कक्षा में डार्विन, बच्चों डार्विन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने जीव विज्ञान के ऊपर कंसेप्ट दिए थे। यानी कि इनका ये कहना था कि जो जीव होते हैं वो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और जो जीव उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वो तो जीवित रहते हैं, जो नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। के क्रमिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। इस सिद्धांत के अनुसार जो सबसे फिट होता है वही जिंदा रह पाता है। यानी कि जो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है वो तो रहता है जिंदा, और जो नहीं ढाल पाया वो खत्म होते गए। यानी कि वे प्रजातियां जो समय के अनुरूप अपने आप को नहीं बदल पाई वो धीरे धीरे क्या हो गई बच्चों? विलुप्त हो गई। मनुष्यों को अपना जीवन सही तरीके से जीने के लिए आर्थिक रूप से तरक्की करनी होती है। अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो उन्हें आर्थिक रूप से तरक्की करनी होती है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक तरक्की कर लेता है तो उसे समाज में ऊंचा स्थान मिल जाता है। हर देश के इतिहास में यह देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से संपन्न समूह ने आर्थिक रूप से कमजोर समूह पर शासन किया है। यानी कि जो समृद्ध लोग हैं उन्होंने हमेशा ही जो कमजोर लोग हैं उन पर क्या किया है? शासन किया है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि संसाधन और शक्ति के स्रोतों पर किसी खास समूह का एकाधिकार कायम हो सके। यानी कि जो समृद्ध है उन लोगों का एकाधिकार कायम हो सके। सामाजिक विविधता का राजनीति पर परिणाम तीन बातों पर निर्भर करता है। पहली है बच्चों कि लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं, इससे सामाजिक विविधता का राजनीति पर परिणाम तय होता है। यानी कि अपने आप को किस परिवेश में मानते हैं, किस धार्मिक संस्थान से अपने आप को जोड़कर देखते हैं, किस धर्म से अपने आप को जोड़कर देखते हैं। यदि किसी खास समूह के लोग अपने को विशिष्ट मानने लगते हैं
तो फिर वे सामाजिक विविधता को गले नहीं उतार पाते, यानी कि अपने आप को महान समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो उनसे जो नीचे के परिवेश के जो लोग थे उनसे समानता नहीं कर पाते। जैसे बच्चों प्रिंटिंग के अंदर हुआ था, जब प्रारंभ में किताबें छपना प्रारंभ हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो उस समय जो ऊंचे पदों के ऊपर जो लोग थे, जो कहीं ना कहीं राजशाही परिवार से थे, तो वो लोग कागज के ऊपर प्रिंट की हुई वस्तुओं को नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो सस्ती पड़ती थी, तो उनके लिए चमड़े पर प्रिंट किया जाता था, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को महान समझते थे बाकी लोगों से। किसी समुदाय की मांगों को राजनेता द्वारा किस तरह से पेश किया जाता है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। यदि सरकार किसी समुदाय की मांग को उचित तरीके से मान लेती है तो फिर उस समुदाय की राजनीति सबल हो जाती है, यानी कि जो राजनीतिक तौर से अपने आप को पेश कर रहे थे वह उनकी मान्यता उनको मिल जाती है। प्राचीन भारत में समाज को कार्य के आधार पर, बच्चों अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत की, एंशिएंट इंडिया की, तो वहां कार्य के आधार पर वर्गों में बांटा गया था, जिसके अंदर क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ब्राह्मण थे, ऐसे करके अलग अलग भागों में बांटा गया था। और ये कार्य के आधार पे था, यानी कि जो व्यापार करेंगे वे वैश्य, जो लड़ाइयों के अंदर युद्धों के अंदर जाएंगे वो क्षत्रिय, और जो उनकी सेवा करेंगे वो शूद्र। 4 समूहों में बांटा गया था। समय बीतने के साथ साथ इन 4 समूहों का स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया, यानी कि उत्तर वैदिक काल आते आते अब ये जाति व्यवस्था के अंदर बदल गया, यानी कि अब कार्य के आधार पर न होकर ये कार्य जाति के आधार पर होने लग गया, यानी कि अगर आप इस जाति से संबंध करते हो तो आपको ये ही कार्य करना पड़ेगा। और जाति व्यवस्था में जन्म को ही किसी व्यक्ति के कर्म का आधार मान लिया जाता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाति के अनुसार ही कार्य किया जाता था। और कुछ काम ऊंची जाति के लोग ही कर सकते थे, जबकि कुछ काम केवल नीची जाति के लोगों के लिए ही तय होते थे। आजादी के कुछ वर्षों पहले तक सभी आर्थिक संसाधन ऊंची जाति के लोगों के हाथों में थे, जो समृद्ध लोग थे। इन लोगों ने नीची जाति के लोगों को दबाकर रखा था, ताकि नीची जाति के लोग सामाजिक व्यवस्था में ऊपर न उठ पाए, यानी कि इनका हमेशा से दमन किया गया था, ताकि ये लोग उन ऊंची जाति के लोगों के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर न खड़े हो सके। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की। आज़ादी के बाद की सरकार ने भी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इससे पिछड़े वर्गों के लोग भी आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाने लगे, और मीडिया ने भी समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया, और धीरे धीरे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों में जागरूकता फैलने लगी। इसके दूरगामी परिणाम भी हुए, यानी कि अगर मैं आज की बात करूं तो बच्चों आज के समय के अंदर जो भारत की जो पिछड़ी जातियों के लोग थे, निचली जातियों के जो लोग थे, उन्हें भी बराबर के हक दिए जाते हैं। अपने आप को, अपनी जातियों के अंदर अपने आप में सुधार का प्रॉपर टाइम दिया जाता है, प्रॉपर उन्हें राजनीति के अंदर अपने करियर बनाने के लिए, यानी कि हर एक क्षेत्र के अंदर बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है। इनके लिए सीटों का आरक्षण भी किया जाता है, ताकि ये अपने आप को, अपनी जाति को और भी मजबूत कर सकें। आज लगभग हर क्षेत्र में नीची जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। आज नीची जाति के लोग ऊंचे पदों पर आसीन दिखते हैं। बच्चों अब जो समय, ऐसा समय आ गया है कि भारत के राष्ट्रपति से लेकर हर एक पद तक नीची जाति के लोग रह चुके हैं, यानी कि बराबर का हक अब उन्हें मिल चुका है। आज सरकारी तंत्र में समाज के लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि समाज के हर वर्ग को सत्ता में साझेदारी मिलने लगी है, और भारत एक मजबूत लोकतंत्र बनने की दिशा में अग्रसर है। बच्चों जब कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो तो लोकतंत्र और भी क्या होता है, मजबूत होता जाता है, यानी कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र बनने की दिशा में अग्रसर है। अब बात आती है बच्चों कि हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार के प्रयास, यानी कि उन निचली जातियों के लोगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा गया, जो एक प्रकार से समाज से कट चुके थे, समाज से अलग हो चुके थे, उनको कैसे जातियों के अंदर जोड़ा गया, कैसी मुख्य धारा में जोड़ा गया, उसकी बात करते हैं। आज़ादी के बाद संविधान में 2 ऐसे अहम प्रावधान किए गए जो भारत को सही दिशा में ले जा सकते थे, यानी कि कुछ संशोधन किए गए। जैसे कि पहला प्रावधान था
देश के हर वयस्क नागरिक को मताधिकार देना, यानी कि अब वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी भाषा, किसी भी नस्ल का हो, अगर वो 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, 18 या 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, तो उसे मताधिकार का अधिकार दिया गया। जमाने में कई जानकारों ने इस बात की हंसी उड़ाई थी। उनका मानना था कि अशिक्षित लोगों में इतना विवेक नहीं हो सकता कि वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर पाएं। लेकिन गांधी जी का मानना था कि यदि कोई आदमी इतना विवेकपूर्ण हो सकता है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर ले, तो फिर उसमें सरकार चुनने लायक विवेक भी अवश्य ही होगा। यानी कि गांधी जी ने उन लोगों का खंडन किया जो ये कहते थे कि अशिक्षित जो वर्ग है या जो निचली जाति के जो लोग हैं उन्हें मत का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रावधान था अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, यानी कि बच्चों एसटी और एससी, शेड्यूल्ड कास्ट इनको बोला जाता है, को आरक्षण देना। आरक्षण मतलब उनको कुछ छूट देना, उनके लिए सीटें फिक्स कर देना भी यहाँ पर उसी जाति के लोग आ सकते हैं, ताकि उनकी सीटें किसी अन्य जाति के या उच्च वर्ग के लोग न ले सके, ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आज एक दलित का बेटा भी IIM और IIT जैसी शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर पाता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य कर पाता है। सब आरक्षण के कारण ही संभव हो पाया, वरना अगर ऐसा आरक्षण का ना होता तो बच्चों शायद ही ये जाति के लोग कभी आगे बढ़ पाते। इनका सही महत्व समझने के लिए हमें विश्व के अन्य देशों के उदाहरणों को देखना होगा। जैसे कि यूरोप के देशों में महिलाओं को मताधिकार मिलने में कई सौ साल लग गए थे। अमेरिका जैसे अति विकसित देश में भी आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। बराक ओबामा से पहले तक कोई भी अश्वेत अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया था। ये दिखाता है बच्चों सामाजिक भेदभाव को, कि किस लेवल पर सामाजिक भेदभाव चल रहा था। हमारे देश में लाखों समस्याओं के बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समुदाय के लोग ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं। भारत में महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर सिख, मुसलमान और दलित भी आसीन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक पद पर दलित आज पहुंच चुके हैं। सिख समुदाय से एक व्यक्ति तो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यहां मनमोहन सिंह जी की बात हो रही है, स्वर्गीय मनमोहन सिंह की। आगे देखते हैं, सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक तय करने वाले 3 कारक, इनके बारे में बात करेंगे। पहला फर्क है लोगों में राज्य पहचान की भावना के प्रति विश्वास, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपने सामाजिक विभाजन को पीछे रखते हुए राष्ट्रीय पहचान को पहले रखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि मैं राजस्थान से हूं, मैं पंजाब से हूं, पहले ये बात आती है कि मैं एक भारतीय हूं। यानी कि सभी लोगों को एक राष्ट्रवाद से जोड़ना, राष्ट्रीयता से जोड़ना। ऐसे में कोई समस्या पैदा नहीं होती। जैसे बर्जन के लोग अपने आप को डच, फ्रेंच या जर्मन न मानते हुए अपने आप को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वे डच, फ्रेंच या जर्मन भाषा में बोलते हैं। ऐसे में कोई समस्या नहीं है, ऐसा सोचने में उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलेगी। यानी कि बच्चों अगर आज हम भारत के ही अन्य हिस्सों में जाएं जहां तमिल, कन्नड़, कोंकणी मलयालम जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता बच्चों कि मैं तो कोंकणी हूं, मैं तो मलयालम हूं। पहली बात जो होती है बच्चों वो होती है मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। यानी कि आपकी नागरिकता को दर्शाया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है राजनीतिक दलों के संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली किसी मांग को न उठाना। दूसरा कारक क्या हो गया बच्चों? संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करना और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी मांग को न उठाना। यानी कि कोई एक बहुसंख्यक समाज अगर दूसरे के हनन की बात करता है तो उसकी मांगों को न मानना। यदि श्रीलंका की भांति एक ही सामाजिक वर्ग अर्थात सिंहलियों के हितों की बात ही की जाएगी और दूसरे सामाजिक वर्ग यानी कि तमिलों की अवहेलना की जाएगी तो सदा संघर्षपूर्ण वातावरण बना रहेगा। जैसे कि आप श्रीलंका में देख सकते हैं बच्चों, आज इतने साल के बाद भी श्रीलंका में गृह युद्ध लगातार चला हुआ है। वहां पे तमिल लोगों और सिंहलियों के बीच में आपस में विवाद चलता रहता है। ऐसे में
राजनीतिक दलों को सभी सामाजिक वर्गों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति न बने जिसमें आपस में उनके हितों का टकराव हो। तीसरे सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक, अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रूप अपनाती है, यानी कि सरकार की क्या दृष्टि रहती है ऐसे अलग अलग रूपों के ऊपर, उसकी बात करेंगे। यदि बेल्जियम की भांति सरकार के सत्ता भागीदारी पर विश्वास रखती है, यानी कि सत्ता को बराबर भागों में बांटना, और प्रशासनिक तंत्र में सभी सामाजिक वर्गों को हिस्सेदार बनाती है, तो कोई समस्या पैदा नहीं होती। यानी कि बेल्जियम के ने क्या उदाहरण दिया था बच्चों कि वहां क्षेत्रीय सरकारें बनाई गई थी, यानी कि हर एक वर्ग के जो लोग थे उनका सम्मान किया गया था। परंतु यदि श्रीलंका या युगोस्लाविया की भांति सरकार यदि एक से सामाजिक वर्गों के अतिरिक्त अनेक वर्गों को शासन तंत्र से अलग रखती है, तो संघर्ष, कलह, गृह युद्ध और यहां तक कि देश का बंटवारा भी हो सकता है, यानी कि इतने प्रकार के हिस्सेदारी बन सकती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आज के इस अध्याय में हमने सामाजिक विविधताओं के बारे में जाना, लोकतंत्र में उनकी भूमिकाओं के बारे में जाना, और सामाजिक विविधता के कारण एक समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसके बारे में जाना। अब हम मिलते हैं हमारे इसी श्रृंखला के अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।